नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात माफिया अतीक अहमद के लगे उस सदमे की जिसके बारे में अतीक ने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि अतीक का शेर ढेर हो गया। वहीं बात करेंगे अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर शुरू हुई सियासत की, जिसने बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। साथ ही बताएंगे निकाय चुनाव की जातीय गोलबंदी की, जिसको लेकर सपा ने यादव मुस्लिम से आगे की चाल चली है। वहीं बात होगी भाजपा की उस लिस्ट की जिसके आने से पहले भाजपा के मेयर्स में बड़ी खलबली मची है। साथ ही बताएंगे अब्दुल्ला आजम को लगे एक और झटके की, जिसने अब्दुल्ला की एक और उम्मीद खत्म कर दी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो सबसे पहले बात, भारी पड़ा 48 दिन का ज्ञातवास, जूनियर डॉन का खेल खल्लास। क्योंकि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद, जो उमेश पाल हत्याकांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और हत्या के बाद से फरार था, उसे और उसके एक साथ गुलाम को आज यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जब यह खबर अतीक को मिली तो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अतीक के बेटे का हिसाब तो हो गया, अतीक और उसके फरार गुरुओं का फाइनल हिसाब कब होगा? एनकाउंटर में ढेर हुआ असद, माफिया के गुर्गों में दहशत। फूट फूट कर रोया अतीक, ऑपरेशन मिट्टी से भयभीत। बेटे के मारे जाने के बाद अतीक की आंखों के सामने आज अपने कुकर्मों की पिक्चर का पूरा फ्लैशबैक घूमने लगा। मर गया बेटा, डर गया डॉन, असद के बाद अगला कौन? ये शव अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का है। वही असद जिसने 24 मार्च को उमेश पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। वही असद जिसने प्रयागराज हत्याकांड को लीड किया था। और वही असद जिसे माफिया अतीक शेर बताता था। अब उसी असद को यूपी एसटीएफ ने उमेश पाल हत्याकांड के 49वें दिन एनकाउंटर में ढेर कर दिया। यूपी एसटीएफ ने असद के साथ मोहम्मद गुलाम को भी मार गिराया। ये दोनों ही प्रयागराज हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे थे। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी एसटीएफ की तरफ से अब से कुछ देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम, जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, उन्हें झांसी में पुलिस एसटीएफ के एनकाउंटर में मार गिराया गया है। दोनों के पास से विदेशी हथियार भी मिले हैं। अतीक के लिए असद का एनकाउंटर किसी सदमे की तरह था। जैसे ही उसे खबर मिली कि असद मारा गया, अतीक चक्कर खाकर कोर्ट परिसर में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद को जैसे ही पता चला है कि उसके बेटे को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, उसको चक्कर आने लगा है, वो बेहोशी की हालत में सिर पकड़ करके बैठ गया है। इस तरीके की खबर कोर्ट रूम से आ रही है। वहीं अशरफ भी शांत बैठ गया है, शांत खड़ा हो गया है। और अतीक अहमद को जैसे ही उसके वकील के मार्फत ये खबर मिली है कि उसके बेटे को पुलिस ने झांसी में एनकाउंटर में मार गिराया है, वो उसको चक्कर आने लगे, वो बेहोशी की हालत में सिर पकड़ करके बैठ गया है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन जहां अतीक दहशत में है, वहीं असद के एनकाउंटर से उमेश पाल की मां और पत्नी जया बहुत खुश है। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया है। ये 2 काउंटर हुए हैं, तो ये तो पाप किए थे, पाप के भागी थे, उसका सजा इनको आज मिला है। आपको बता दें कि असद और गुलाम का एनकाउंटर झांसी से 30 किलोमीटर दूर बड़ा गांव और चिरगांव के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और मोहम्मद गुलाम पारीछा बांध के पास छिपे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने दोनों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक पहली गोली असद ने चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। करीब 1 घंटे की मुठभेड़ में दोनों तरफ से 40 राउंड फायरिंग हुई और आखिरकार यूपी एसटीएफ ने असद और गुलाम को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान
असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। इस पूरे ऑपरेशन को हमारे एसटीएफ की टीम ने किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की, जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है एसटीएफ यूपी एसटीएफ के जवानों के द्वारा और 12 सदस्यीय टीम ने घेर लिया था। उसके बाद ये जो कानपुर झांसी हाईवे है उससे 1.5 किलोमीटर अंदर पारीछा बांध के जो कच्ची रोड है वहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। और ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये वो सबूत हैं जो एनकाउंटर के बारे में सामने आए हैं। बुलेट यहाँ पर देखी जा सकती है और ये क्राइम सीन है। इस पूरे ऑपरेशन को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। इस टीम में डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार, डिप्टी एसपी विमल कुमार के अलावा डिप्टी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार राय, उप निरीक्षक विनय तिवारी, मुख्य आरक्षक पंकज तिवारी, सोनू यादव, सुशील कुमार, भूपेंद्र सिंह, कमांडो अरविंद कुमार, कमांडो दिलीप कुमार यादव शामिल थे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि असद और गुलाम तो ढेर हो गए, बाकी के गुर्गे कब पकड़े जाएंगे? क्योंकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है, उस पर भी 50,000 का इनाम है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और झांसी से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इनकाउंटर तो हो गया, लेकिन चलिए अब डॉन के परिवार की क्राइम कुंडली आपको बताते हैं। देखिए, अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन, उमर अहमद, अली अहमद, असद अहमद और एहजम अबान अहमद। तो देखिए, लखनऊ जेल में बंद है उमर, इसके अलावा प्रयागराज जेल में अली बंद है। असद का एनकाउंटर हो गया, वहीं 2 बेटे जो हैं वो बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चलिए क्राइम कुंडली डॉन की जो है परिवार की, डॉन के परिवार की कुंडली में अशरफ की बात करते हैं। अशरफ, उसकी पत्नी जैनब और आयशा नूरी, और आयशा नूरी बहन है और अखलाक उसका जीजा है। अखलाक को भी पुलिस ने पकड़ा है और आयशा को भी तलाश किया जा रहा है। डॉन के परिवार की केस हिस्ट्री आपको बताते हैं। अतीक अहमद पर 101 केस दर्ज है, साबरमती जेल में बंद है, अभी फिलहाल रिमांड पर पुलिस ने लिया। भाई अशरफ 52 केस, पत्नी शाइस्ता परवीन जो फरार हैं 4 केस, बेटा अली 6 केस, बेटा उमर 2 केस, बेटा असद 1 केस इस पर था, लेकिन इसका आज एनकाउंटर झांसी में कर दिया गया। अतीक का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है, लेकिन झांसी में हुए इस एनकाउंटर पर विपक्ष ने लामबंद होते हुए सवाल खड़े कर दिए। जहां अखिलेश ने एनकाउंटर को झूठा बताया, वहीं मायावती ने इसकी जांच की मांग की, तो ओवैसी ने इसे मजहब से जोड़ दिया है। उधर भाजपा भी पलटवार करके मैदान में उतर आई, जो इसे ऑपरेशन मिट्टी बता रही है, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि जो भी इसके पीछे है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अब असद के एनकाउंटर के बाद भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। एनकाउंटर पर सियासी बवंडर, अखिलेश माया का हंटर। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। ओवैसी ने एनकाउंटर को मजहब से जोड़ा, सियासत की राह में रोड़ा। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम दोनों खल्लास हो चुके हैं। यूपी एसटीएफ ने दोनों का एनकाउंटर कर मिट्टी में मिला दिया। यूपी सरकार एनकाउंटर के बाद अपनी पीठ थपथपा रही, क्योंकि जो सीएम ने कहा था वो कर दिखाया। पुलिस वाला नहीं मारा गया, इनको दुख है। अगर कोई पुलिस वाले भी मार दिए जाते तो इनको खुशी होती। आज उसके साथ नहीं खड़े हो, उमेश पाल के साथ नहीं खड़े हो, न्याय के साथ नहीं खड़े हो। समाजवादी पार्टी केवल और केवल ये चाहते कि किस तरीके से समाज में बंटवारा कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। भाजपा असद के एनकाउंटर को ऑपरेशन मिट्टी से जोड़ रही, लेकिन विपक्ष ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर सियासी बवंडर मचा दिया। अखिलेश यादव और मायावती ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर इसकी जांच की मांग की। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। जिस तरह से सियासत हो रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कानून व्यवस्था पर। सरकार को घेरा गया था राजनीतिक दलों के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा, और इसके बाद जब ये एनकाउंटर हुआ है तो फिर घेरा जा रहा है उसी बात पर कि एनकाउंटर
फर्जी है। तमाम सवाल बीएसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर आज माफिया डॉन अतीक अहमद को सबसे बड़ी चोट दी गई है। एनकाउंटर को लेकर सियासत इस कदर गर्म है कि ओवैसी ने इसे मजहब से जोड़ते हुए मोर्चा खोल दिया। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? लेकिन विपक्ष जहां चौतरफा हमलावर है, वहीं भाजपा विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े कर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए पलटवार कर रही। अखिलेश जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा जनता को। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप किसकी तरफ खड़े हो? इसका मतलब आप वही पे खड़े हो जिनके साथ आपके संबंध थे, अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ। आप आज उसके साथ नहीं खड़े हो, उमेश पाल के साथ नहीं खड़े हो, न्याय के साथ नहीं खड़े हो। उसको विकास से कोई मतलब नहीं है, जनता की सुरक्षा से समाजवादी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल ये चाहते हैं कि किस तरीके से समाज में बंटवारा कर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि समाजवादी पार्टी को केवल अपनी राजनीति से मतलब है। मतलब एकदम साफ। जो सियासत उमेश पाल हत्याकांड के साथ शुरू हुई थी, वो असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद भी जारी है। अब सवाल इस बात का कि क्या इसका असर निकाय चुनाव में भी दिखेगा। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। सीएम योगी ने विधानसभा में माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी। मिट्टी में मिलाया गया। आज दहशत में माफिया योगी राज में ऑपरेशन मिट्टी किस तरीके से चल रहा है वो आपको हम दिखाते हैं। 2017 में 28 एनकाउंटर हुए, 2018 में 41 एनकाउंटर किए गए, 2019 में 34, 2020 में 26 एनकाउंटर हुए, 2021 में भी 26 एनकाउंटर हुए और 2022 में 14 एनकाउंटर। 2023 की बात करें तो आज का मिलाकर कुल 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। कुल 178 एनकाउंटर बीते 6 सालों में हुए हैं और इस तरीके से ऑपरेशन मिट्टी चल रहा है। और अब बात मैदान में साइकिल के 8 सिपाही MY समीकरण से आगे की लड़ाई, क्योंकि सपा ने अपने मेयर पद के लिए जो उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसमें जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्र वाले प्रभाव सबका ख्याल रखा है। सपा की कोशिश भाजपा को तगड़ी फाइट देने की है, इसलिए उसने एक भी यादव को अभी तक उम्मीदवार नहीं बनाया है। निकाय का महाभारत, अखिलेश की जातीय सियासत, MY से आगे की सोच, क्या सपा को मिलेंगे नए वोट? निकाय चुनाव की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, शह और मात की लड़ाई तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले तो वहीं समाजवादी पार्टी ने नगर निगम की 8 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। सपा ने लखनऊ से वंदना मिश्रा, गोरखपुर से काजल निषाद, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा, अयोध्या से आशीष पांडे, झांसी से रघुवीर चौधरी और प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। जिस तरह से कैंडिडेट सपा ने उतारे उससे भाजपा को तगड़ी फाइट देने की रणनीति बनाई है, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन में पार्टी ने जहां जातीय समीकरण का ख्याल रखा, वहीं दमखम वाले नेताओं के रिश्तेदारों पर भरोसा जताया, ताकि चुनाव जिताने में नेता अपनी पूरी ताकत लगा सके। जो 9 मेयर के नाम घोषित किए गए हैं उसमें 4 सामान्य कैटेगरी से आने वाले जो पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका नाम घोषित किया गया है। एक ST समुदाय से आने वाले पार्टी के नेता को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं 3 OBC वर्ग से आने वाले नेताओं को मेयर कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 जगहों पर ख़ास तौर से, चाहे कानपुर की बात कर लें या फिर मेरठ की बात कर लें, पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी पत्नियों को ही समाजवादी पार्टी ने मेयर का टिकट दिया है। यानी अखिलेश यादव साफ तौर से ये जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं इसमें जातीय समीकरणों को भी साध रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी के जो ऐसे नेता हैं जो जीत रहे हैं उन्हीं के परिवारों पर अखिलेश यादव ने इस बार भरोसा जताया है। इससे इस बात से समझ सकते हैं कि मेरठ से सपा ने सरधना विधायक अतुल प्रधान की पत्नी
सीमा प्रधान को उतारा है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पहले भी रह चुकी हैं। शाहजहांपुर से पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा की बहू अर्चना वर्मा को टिकट दिया गया, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, और उनके पति राजेश वर्मा भी सपा से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अयोध्या नगर निगम से सपा ने पूर्व मंत्री जयशंकर पांडे के बेटे आशीष पांडे को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह सपा अपने दिग्गज नेताओं के परिवार में टिकट देकर बड़ा दांव चल चुकी है। इसके साथ ही सपा ने उन उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा जिनका वोट बैंक न सिर्फ सबसे ज्यादा है, बल्कि नगर निगम की लड़ाई जीतने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे गोरखपुर में निषाद समुदाय अहम भूमिका में है, मेरठ में गुर्जर समुदाय अहम भूमिका में है, अयोध्या में ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है, फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बनी है और यहाँ कुर्मी मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में सपा ने कुर्मी समुदाय से आने वाली अर्चना वर्मा को उतारा है। झांसी नगर निगम सीट सुरक्षित है और यहाँ दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। सपा ने झांसी से पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे डॉक्टर रघुवीर चौधरी पर दांव खेला, जो दलित समुदाय से आते हैं। लखनऊ में ब्राह्मण वोटर सबसे अहम भूमिका में है। ऐसे में इसे देखते हुए सपा ने वंदना मिश्रा पर भरोसा जताया। यहाँ तक अपनी कामकाज को पहुँचाना, अपने वादों को पहुँचाना, अपना विजन पहुँचाना, हम क्या करने की इच्छा करते हैं और किस तरह से हम औरों से फ़र्क हैं, ये सब बातें पहुँचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं है कि हमको जीत हासिल ना हो। मेयर चुनाव के जरिए सपा नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कवायद कर रही। सपा ने मेयर उम्मीदवारों की लिस्ट में ओबीसी और सवर्ण समुदाय पर खास भरोसा जताया। पार्टी ने 8 मेयर प्रत्याशी उतारे, जिसमें 4 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 1 मुस्लिम और 1 दलित है। बड़ी बात यह है कि इसमें एक भी यादव उम्मीदवार नहीं है। जानकारों की माने तो ये सपा की यादव मुस्लिम से आगे की सोच है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या सपा को वोट भी मिलेंगे, क्योंकि जब भी बात नगर निगम की आती है सपा की साइकिल पंचर दिखाई देती है। वहीं एक मुश्किल सपा के सामने रालोद की नाराजगी की भी है, क्योंकि सपा ने मेरठ से अपना प्रत्याशी उतारकर आरएलडी को कहीं न कहीं नाराज कर दिया है। हालांकि बहुत जल्द अखिलेश और जयंत की मुलाकात होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा की 17 सीट वाली हुंकार महारथियों की पहली लिस्ट तैयार, क्योंकि मेयर पद के लिए जहां सपा अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं भाजपा की पहली लिस्ट अभी तक नहीं आई है। और अब भाजपा की पहली लिस्ट से पहले खूब हलचल मची है, क्योंकि एक तरफ भाजपा निगम की सभी 17 सीट पर हुंकार भर रही है, वहीं भाजपा ने अपने 80% मेयर के टिकट काटने की बात कही। भाजपा का जोशाई, सभी 17 नगर निगम पर जीतेंगे लड़ाई। जल्द जारी होगी पहली लिस्ट, कई मेयर का कट जाएगा टिकट। निकाय चुनाव को लेकर जहां जोर आजमाइश जारी है, वहीं जीत को लेकर भी दावेदारी भारी है, क्योंकि भाजपा निकाय चुनाव में 700 प्लस का टारगेट लेकर चल रही। लेकिन इस दावे के बीच सबसे बड़ा दावा भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कर दिया, जिनकी माने तो यूपी के सभी नगर निगम पर भाजपा का कमल खिलेगा और कोई भी उन्हें छू नहीं पाएगा। फायदा नुकसान, जब सरकार कोई कार्रवाई करती है, अच्छा कार्य करती है, तो जनता खुश होती है, तो जनता उसका आशीर्वाद देगी। और स्वाभाविक है, ये जो हुआ है बड़ी कार्रवाई है कानून व्यवस्था पे, तो हम लोग को आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और मेरा जो विश्वास और बढ़ता हुआ जा रहा है कि 17 के 17 मेयर अब भाजपा ही के आएंगे। दरअसल नगर निगम में हमेशा से भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार भाजपा की कोशिश अपनी पकड़ नगर पालिका और नगर पंचायत तक करने की है, क्योंकि 2024 में अगर भाजपा को सभी 80 सीट जीतनी है तो नगर निगम के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायत में भी कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन जहां सपा, बसपा, कांग्रेस, सुभासपा सबने अपने अपने पत्ते खोल दिए, तो वहीं भाजपा ने अब तक नगर निगम को लेकर कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि जब से खबर आई है कि भाजपा अपने 80% मेयर का टिकट काट सकती है, तब से ही सिटिंग मेयर में खलबली मची है। बीजेपी ने अपने संगठन को 6 क्षेत्रों में बांटा है और उन सभी 6 क्षेत्रों में जो प्रदेश महामंत्री है उनको क्षेत्रीय समन्वयक बनाया गया है, यानी पूरे निकाय चुनाव में वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। बीजेपी जल्द निकाय चुनाव को लेकर अपना लोक संकल्प कल्याण पत्र जो है वो भी जारी करेगी। इसके अलावा जब मेयर पद के उम्मीदवार अपना नामांकन करने जाएंगे तो उसमें भी पार्टी के बड़े नेता, सरकार के मंत्री शामिल होंगे। यानी बीजेपी की रणनीति ऐसी है कि इस बार 17 नगर निगम में कमल खिल सके। अब सबकी नजर भाजपा की पहली लिस्ट पर टिकी है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक भाजपा शुक्रवार को अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिससे साफ हो जाएगा कि किस मेयर का टिकट कटेगा और किसका बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।